नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर कुछ हम पढ़ेंगे टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल एसईओ का कुछ पार्ट यूज हम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो मैं आपको टेक्निकल एसईओ में पढ़ाऊंगा उसमें कितनी चीजें आएगी, कौन कौन सी किस तरीके से ऑन पेज एसईओ में इंपॉर्टेंस रहती है, वो चीजें यहाँ पे मैं आपको जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन में दिखाऊंगा। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड। मतलब कि परसों से हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे, यानी कल एक दिन और हम पढ़ने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। और उसके अलावा पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की, तो उसमें हमने एकदम बढ़िया टॉपिक यानी कि मैंने कहा था एसईओ ऑपरेटर्स यानी कि एसईओ फुटप्रिंट्स के बारे में मैंने आप सबको बताया था। अब फुटप्रिंट्स और ऑपरेटर की जस्ट बात की जाए तो उसका मतलब है कि अगर आप एडवांस सर्च करना चाहते हैं, एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर के लिए या फिर अपने कोई भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए या कंटेंट रिसर्च के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कीवर्ड के लिए, वो है एसईओ ऑपरेटर्स। एसईओ ऑपरेटर्स का मतलब है कि अगर आप नॉर्मली सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट कीवर्ड, तो वहां पे आपको कई लाखों करोड़ों रिजल्ट गूगल डिस्प्ले करवा देता है। पर आप चाहते हैं कि मुझे अप्रोक्स एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट के साथ हो। तो मान लीजिए आपको चाहिए कि गिटहब से आपको चाहिए वेब डेवलपमेंट के पॉइंट्स, या फिर आप मान लीजिए स्टैक ओवरफ्लो से जानना चाहते हैं, या कोई भी और वेबसाइट क्योरा से। मान लीजिए क्योरा वेबसाइट से आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो पता करने हैं, या आप ऑफ पेज एसईओ की क्वेश्चन इन आंसर ट्रिक कर रहे हैं, उसमें आपको क्वेश्चन चाहिए वेब डेवलपमेंट के, जस्ट क्योरा याहू आंसर वगैरह सब में गए, आपने जस्ट अपने जो भी क्वेश्चन थे वो आपने ऑपरेटर्स की हेल्प की मदद से आपने सर्च किए, तो आपको वहां पे वही डेटा मिलेगा जो क्योरा वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है और उसके अंदर एग्जैक्ट कीवर्ड है। उसमें हमने ऑपरेटर्स देखे थे साइट कॉलम, इन यूआरएल, इन टाइटल, इन टेक्स्ट, और उसके अलावा हमने देखा था फाइल टाइप और कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, ये सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। उसके अलावा आज की हम बात करते हैं तो वो आज का टॉपिक है अपना टेक्निकल पॉइंट्स। छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ खत्म करना है और ये ऑन पेज एसईओ का एक मेन टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने एक टेक्निकल एसईओ में अलग डाइवर्ट किया है, क्योंकि इसको अगर ऑन पेज एसईओ में मिक्सर करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वेबसाइट की सबसे पहली फाइल robot.txt वो मुझे नहीं बतानी है। मुझे आपको सबसे पहले बताना है जो कि अहम कड़ी रहती है वो कीवर्ड रिसर्च। तो इस तरीके से मैंने मेरे सिलेबस को अलग अलग डिवाइड करवाया। ठीक है, ज्यादा लोग अगर पढ़े तो बढ़िया बात है, कोर्स अच्छा ही है, मैंने मेरी तरफ से मेहनत फुल की है। कुछ भी चेंजेस, कुछ भी डाउट लगे प्लीज बताइए, ताकि मैं भी कुछ नया सीखने को मिलूं, मुझे भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा सा आए तो। ठीक है, बाकी सभी सोशल मीडिया वगैरह जहाँ पे भी वीडियोस वगैरह डालते हैं वहाँ सब जगह पे मैंने वीडियोस और ऑडियो पॉडकास्ट भी बने हैं, वो भी मैंने अपलोड किए हैं। गूगल पे, शॉपिफाई पे, एप्पल पे, सभी जगह पे अवेलेबल है, गूगल पॉडकास्ट वगैरह पे भी, जियो साउंड पॉडकास्ट पे भी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अभी कुछ लिमिट के हिसाब से मेरा अकाउंट नया नया है तो मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अभी 8-10 ही एपिसोड अपलोड हुए हैं। लेकिन अगले महीने में सारे अपलोड होने लग जाएंगे, तो अगले महीने से हर दिन एक अपलोड होने लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं आज के टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक बार सिलेबस रिकवर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो टेक्निकल के अंदर मैंने लिखा है फेविकॉन के बारे में, कस्टम 404 पेज सेटअप करना है, लैंग्वेज टैग क्या है, अवॉइड इनलाइन सीएसएस क्या है, कैनोनिकल टैग के बारे में बताऊंगा, एचटीएमएल एरर वैलिडेशन चेक एंड पुट ऑन द वेबसाइट, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जेक्टिव 301 रीडायरेक्शन, मतलब कि जो रीडायरेक्शन का पाथ रहता है उस 301 के बारे में मैं बताऊंगा। ज्यादा इंग्लिश का अगर आपको लगे तो वो फंबल लिया, क्योंकि अपना इतना इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस क्लाइंट से बात हो जाती है और क्लाइंट अपनी बात समझ जाता है, उसके अलावा अपने को इतनी जरूरत नहीं है इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश में किसी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब हिंदी में काम हो ही रहा है, तो फिर इंग्लिश की जरूरत एसईओ में है। और वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग में जहाँ जितनी जरूरत रहती है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में मेरा एकदम बेस्ट है। मान के चलिए रीडिंग, और रीडिंग के अलावा जितने भी है ना, जैसे लिसनिंग हो गया या राइटिंग स्पीकिंग, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बाकी राइटिंग में और लिसनिंग में अपन परफेक्ट है, लेकिन स्पीकिंग में अपन की थोड़ी डाउटफुल लग रही है, क्योंकि इतना इंग्लिश को कभी दिया ही नहीं है, क्योंकि बैचलर डिग्री तक अपन ने हिंदी मीडियम से की है। मतलब
गुजरात में आने के बाद, सूरत आने के बाद में पता चला कि बैचलर डिग्री तो इंग्लिश में होती है। वहाँ पे लोग कर रहे थे, पर अपन के पास दो ऑप्शन अगर आ जाए कि एक जना कहे कि हिंदी में बात करनी इंग्लिश में, तो अपन तो पहली बार सीधा हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने भी हिंदी में बीसीए किया था, लेकिन एमसीए में आया तो यहाँ पे फिर इंग्लिश मीडियम होता। लेकिन एक बात बताऊँ ना, तो आपको बीसीए में मेरे 58% बने हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम, और एमसीए में इंग्लिश मीडियम और परसेंटेज बने हैं 69। मतलब कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में अच्छा लिख पाया। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए तो इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं, हिंदी में इतना बता नहीं सकते, ठीक है। बाकी ये सब आपके फालतू की चीज़ है, पर हाँ मेरा मन हुआ तो बता दिया, क्योंकि तुम लोग ही कहते हो ज़्यादा सीरियस ना हो, तो मैं सोचता हूँ अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए क्यों ना कोई एक ऐसा फनी टाइप का मोमेंट याद कर लूँ, तो कुछ अलग तरीके का मिल जाए। प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ अलग अलग करने जाओ ना तो फिर फंबल निकल जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्टिव होता है ना, तो फिर मेरे को वो कंफ्यूज कर देता है कि यार मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। ज़्यादा इतना आप फोकस मत कीजिए। 3.0 का रीडायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर नॉन www2 www और www2 नॉन www के बारे में बताऊंगा। फिर ब्रेड क्रम की बात हो गई, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एक्सएमएल साइट मैप के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ऑन पेज एसईओ के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको मेरा पूरा का पूरा सिलेबस देखना है तो bit.ly/ कैपिटल में D, कैपिटल में M, कैपिटल में B, देन स्मॉल y एंड कैपिटल में G, कैपिटल में K, यानी कि bit.ly/dm/gk लिखने पे आपको मेरा सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। मैं क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट की बात करें तो फेविकॉन, यानी कि फेवरेट आइकॉन, इसकी फुल फॉर्म अगर मेरे तरफ से बताऊं तो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे आपको रिसर्च नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक चीज बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे मस्त मुझे क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू, मैंने साइंस वगैरह में भी पढ़ा था कि इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग वो। तो वैसे मोज है तो मोज बोल देता है कि फेविकॉन की फुल फॉर्म ये है, तो आप मान लोगे गणेश कुलेरिया ने कहा फेविकॉन की फुल फॉर्म फेवरेट आइकॉन, तो फिर आपने बोला कि नहीं ये तो गलत है क्योंकि गणेश ने बताया। मोज बता दे तो राइट है। पर ये चीज तो वो होगी कि ब्रांड बनने के बाद में तो सारी चीज होती है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रांड बनेंगे तो हम भी फेविकॉन को फिर फेवरेट आइकॉन बोल सकते हैं। फेवरेट आइकॉन यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा आइकॉन है जो आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करवाता है ब्राउजर के अंदर। जब भी आप डेस्कटॉप में वेबसाइट ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप में वेबसाइट आप ओपन करने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ब्राउजर की, यानी कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्स वगैरह कितने सारे हैं ब्राउजर, वो सब ओपन करते हैं तो उसके अंदर चीज आती है, उसे कहते हैं टैब। यानी कि जो भी टैब रहती है उस टैब के अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले देखिए शुरू के टैब का जो बार रहता है, टैब बार, उसके अंदर एक आइकॉन दिखेगा और फिर उसके बाद में आपको कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपकी वेबसाइट का टाइटल रहेगा। तो जो वो आइकॉन रहता है वो डिफॉल्ट ब्राउजर का आइकॉन रहता है। यानी कि जिस तरीके से वेब का आपने देखा होगा कहीं पे भी आइकॉन, में वेबसाइट में जब हम पीसी में जब हम जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि सारा जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहे तो किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये चीज़ है कि अगर फेवरेट आइकॉन की बात करें तो जो आइकॉन रहता है उसको आप सेटअप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रॉपरली मैं कहूँ तो यहाँ पे 99% तो यही लोग करते हैं कि अपने ब्रांड का जो लोगो रहता है उसी को ही सेटअप करते हैं। 1% की यहाँ पे बात करें तो वो ये होंगे जिन्होंने फेविकॉन सेटअप ही नहीं किया, यानी कि अपडेट नहीं किया। डिफॉल्ट हमेशा आता है, वर्डप्रेस में भी आता है, सभी जगह पे आता है। अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है तो डिफॉल्ट ब्राउजर का रहेगा वही रहता है। अब बात करें फेविकॉन के बारे में, तो फेविकॉन के बारे में एक चीज बता दूं, ठीक है। जितना आपको ये छोटा दिखता है उतनी इसकी छोटी साइज है। तो साइज की बात करें तो यहाँ पे साइज इसकी 2 है। पहली साइज, ठीक है, फेवरेट आइकॉन के नाम से मैंने इसको बोला है 16 by 16 पिक्सल टू 32 by 32 पिक्सल्स। ओके, आपके फेविकॉन की साइज क्या रहेगी, 16 by 16 पिक्सल या फिर 32 by 32 पिक्सल, ये दो ही साइज अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 by 16 पिक्सल बहुत छोटी होगी, 32 by 32 पिक्सल। यहाँ पे ये अलग अलग क्यों चीज है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर तरीके के अलग अलग डिवाइस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने टैबलेट में अगर टैब ओपन किए, यानी कि लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप की साइज भी बड़ी रहती है, उस हिसाब से जितनी डिस्प्ले होनी चाहिए उतनी करवा सकते हैं।
अगर आपकी वेबसाइट डायनेमिक यानी कि वर्डप्रेस वगैरह इन सीएमएस प्लेटफॉर्म से बनी है, मजेंटो, शॉपिफाई पे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप अपने लोगो को इंसर्ट करेंगे, चाहे वो 500 बाय 500 पिक्सल्स का हो या 5000 बाय 5000 पिक्सल्स का, ठीक है। वहां पे ये ऑटोमेटिकली कंप्रेस होकर रिसाइज होकर आपको इस साइज में बन जाएगा, 16 बाय 16 और 32 बाय 32 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फेविकॉन जनरेटर के बारे में भी कि किस तरीके से आप फेविकॉन को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज अलग अलग रहती है, ओके। क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल में भी टैब्स रहती है, तो उस टैब्स में भी आपको आइकॉन दिखते हैं, तो इसलिए फेविकॉन में भी अलग अलग साइज रहती है, लेकिन ये है वो है आपकी डिफॉल्ट साइज, यानी कि अगर ये आप फेविकॉन सेटअप कर देते हैं तो कोई भी डिवाइस हो उसमें आपका फेविकॉन डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप अगर आपको बड़ी स्क्रीन में भी अगर आपको वेबसाइट दिखानी है, या मान लीजिए किसी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे, अच्छा तो 32 बाय 32 पिक्सल्स का वो आइकॉन सेटअप नहीं होगा, तो उस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन डिफॉल्ट क्वालिटी में आप मान के चलिए ये इतना ही रहेगा। बाकी टेक्निकल एसईओ में मैं आपको बताऊंगा फुल एकदम फुली डिटेल में, ठीक है। ये हो गया आज का टॉपिक फेविकॉन के बारे में, ठीक है। ज्यादा स्पीड में इसलिए क्योंकि ये छोटे मोटे टॉपिक हैं, उनको ज्यादा कवर भी जल्दी मुझे करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कस्टम 404 सेटअप। अगर आपकी वेबसाइट जैसा कि मैंने कहा डायनेमिक वेबसाइट यानी कि वर्डप्रेस, मजेंटो, शॉपिफाई या ऐसी कुछ वेबसाइट जो ऑटोमेटिकली सेटअप रहती है पहले से, तो उसमें आपका 404 पहले से वर्किंग करता है, बस आपको वहां पे पेज सेटअप ही करना रहता है, यानी कि पेज जो पहले से रहेगा उस पेज को आप एडिट करेंगे तो वहां पे वो सारी चीज रह जाती है, ठीक। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, सबसे पहले वेबसाइट आपका जो भी सर्वर रहता है, सर्वर से सबसे पहली फाइल कॉल होती है वो रहती है .htaccess, हाइपर टेक्स्ट एक्सेस मांगते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये डॉट के साथ शुरू होती है, यानी कि ये हिडन फाइल है। अगर हिडन फाइल हमेशा डॉट से शुरू होती है, यानी कि डॉट के बाद एक्सटेंशन लगता है, डॉट से पहले अगर कुछ नहीं है तो वो फाइल का नाम नल हो गया, तो वो हिडन फाइल में काउंट होती है, ओके। तो htaccess फाइल में आपको ये बताना पड़ता है कि अगर कोई यूआरएल वेबसाइट में पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है तो वहां पे आप एक ऐसे पेज को लोड करवाइए जिस पेज का मतलब रहेगा कि जो पेज आपने यूआरएल आपने ओपन करवाया है वो पेज नॉट फाउंड की एरर दे रहा है। इस वजह से आप क्या करेंगे कि वहां पे यूजर को पता चल जाएगा कि जो मैंने पेज ओपन किया है वो या तो डिलीट हो चुका है या फिर मैं गलत यूआरएल पे आ चुका हूं, तो वहां से आप उसे डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए कस्टम 404 सेटअप मैंने जो लिखा है, तो कस्टम का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक यूजर आपके गलत वेब पेज पे आ गया, गलत यूआरएल एंटर कर दिया, तो आपका ऐसा बनना चाहिए कि अगर इस पेज पे आने के बाद में यूजर को कुछ ऐसा अट्रैक्टिव दिखाइए ताकि यूजर ऑटोमेटिकली आपके वापस किसी ऐसे वेब पेज पे चले जाए जिस पे उसको वहां से जाना चाहिए, ठीक है। जाए नहीं, ये कंपलसरी आप कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लोज का बटन हमेशा सबको मिलता है, तो कहीं ना कहीं अगर 404 आने के बाद में वो क्लोज भी कर सकता है टैब, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे फोर्सफुली उसको ले जा सकते हैं। फोर्सफुली लेके जाते हैं तो वो चीज फिर आपके 404 सेटअप में नहीं आती है। वहां पे आप बटन्स दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, जिसकी हेल्प से यूजर क्या करेगा कि उस बटन को प्रेस करके उस पेज पे पहुंच जाएगा जहां से बाकी के सारे पेज पे जा सकते हैं। सारे पेज की बात करें तो वो पेज है होम पेज, ठीक है। होम पेज से अगर आपको जिस भी पेज पे जाना है आप इजीली वहां पर जा सकते हैं। तो कस्टम 404 पेज में आप कॉल टू एक्शन बटन सेट करते हैं जहां पे आप होम बटन का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया कस्टम 404 पेज सेटअप। देन यहाँ पे थर्ड टॉपिक की बात करें हम, वो है लैंग्वेज टैग। अब यहाँ पे जो 404 पेज का सेटअप का, जैसे कि मैंने कहा htaccess फाइल में, तो वहां पे भी मैं टेक्निकल एसईओ में बताऊंगा कि ये जो कोड लिखना रहता है, जो भी रीराइट कोडिंग रहती है, वो कोडिंग किस तरीके से रहती है, एक एक लाइन को मैं बारीकी से बताऊंगा कि htaccess में जो एक एक लाइन है ना, वो कितनी बारीकी से किस काम के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप कोडिंग में थोड़ा बहुत भी अगर आपका इंटरेस्ट रहता है ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी आप डिजिटल मार्केटिंग के अगर पर्सन हैं तो मैं तो आपको हिदायत या फिर मेरी एडवाइस यही दूंगा कि आप हो सके तो ट्राई यही कीजिए कि आप मेरे टेक्निकल एसईओ पॉइंट्स को तो जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप देखोगे क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद आया होगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, वो है लैंग्वेज टैग। तो जैसे कि आपने अगर नॉर्मली मान लीजिए ओपन कर लिए एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपके जो लैंग्वेज को समझ आती है उससे अलग है, तो अरेबिक को लेके चलते हैं। जैसे दुबई की कोई भी एक वेबसाइट हो गई, उस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पे अरेबिक में वेबसाइट दिखेगी, लेकिन वहां पे एक बटन भी रहेगा
जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब कि आप जो भी अरेबिक वर्ड था उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग यूज करते हैं लैंग्वेज टैग का, मतलब कि डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे एक बटन मिला आपको तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंग्लिश आई। लेकिन लैंग्वेज टैग का यूज क्यों किया जाता है कि ऑटोमेटिकली जब भी यूजर वेबसाइट पे ओपन हो तो ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज को ट्रैक करे। वो किस तरीके से, ब्राउजर से, ब्राउजर किस कहाँ पे, तो वो आईपी के थ्रू पता चल जाएगा। तो उस तरीके से वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्राउजर कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज से कनेक्ट है। तो अगर वहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो सारे के सारे लैंग्वेज टैग आप यूज कर देते हैं। अरेबिक वेबसाइट है आपको मिली है तो आप क्या करेंगे, उसे इंग्लिश में भी रख देंगे। फिर अगर लगा कि नहीं जर्मनी में भी ये वेबसाइट ओपन होती है तो आप जर्मन लैंग्वेज को भी ऐड कर देंगे। तो फिर इसमें क्या रहेगा, जैसे ही अगर मान लीजिए आपने ओपन की वेबसाइट और आप अरब कंट्री से, तो आपको ऑटोमेटिकली उर्दू में सब चीज दिख जाएगी अरेबिक लैंग्वेज में। अब बात दूसरी आती है कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में डिफॉल्ट एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है, हिंदी तो इतनी नहीं रखी है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात चल रही है, तो यहाँ पे इंग्लिश ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस वेबसाइट में हिंदी भी ट्रांसफर करवा रखी है लैंग्वेज टैग, तो वहां पे हिंदी में भी आ सकती है वेबसाइट। फिर उसके अलावा ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली मान लीजिए जर्मनी में भी ओपन की किसी पर्सन ने, तो वो ऑटोमेटिकली जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसफर हो जाएगी। और मान लीजिए एक ऐसी कंट्री है जहां पे भी ये तीनों लैंग्वेज यूज नहीं होती है, अरेबिक, हिंदी और जर्मनी, ठीक है। तो अब आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा भी हो कि उसके अंदर ये चीज पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि इंटरनेशनल वेबसाइट में एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश, आप उसे यूज कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं इन तीन कंट्री में अगर वेबसाइट ओपन हो तो उसकी डिफॉल्ट जो भी कंट्री लैंग्वेज है वहां पे कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज कोई भी कंट्री हो तो वहां पे अरेबिक में ही दिखाए। तो वहां पे आप ये सेट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी कंट्री या फिर बांग्लादेश या कोई भी और कंट्री, ठीक है, वहां पे ओपन होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो अरेबिक या फिर जो भी इंग्लिश सेटअप की गई है वो लैंग्वेज में दिखेगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज टैग का यूज कैसे किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। ये सारा कोडिंग पार्ट है, डिपेंड करता है वेबसाइट स्टैटिक है या डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा सिस्टम हो गया या फिर ई कॉमर्स रिलेटेड सेटअप हो गया। स्टैटिक का मतलब पूरा ए टू जेड लेकर कोडिंग आपने अपने हाथों से बनाई। फिर फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं तो अवॉइड इनलाइन सीएसएस। जब अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस, मजेंटो, शॉपिफाई में बनी है ना, तो इस चीज को तो भूल ही जाओ। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई की कि ये सीएसएस जो होती है और जो बिना काम की उसे अगर कैसे करें या फिर इनलाइन किस तरीके से करें, तो वो सारी चीज अवॉइड कैसे करें। तो वो करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी इफेक्ट करता है वो सारी चीज। हाँ, पर अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक बनी हुई है पीएचपी वगैरह में, तो वो चीज बात पहले कर लेते हैं इनलाइन सीएसएस की। ये तो चीज हुई किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या रहता है कि अगर आपने कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस लिखा, अब इसी सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस है, तो आप कहां से शुरू करेंगे, इसके बीच में से, इसके सेकंड पार्ट से। फिर मान लीजिए कुछ और इसके डीपी है, वो इस तरीके से। अब इसको लेके चलता हूं, ये जो वन बाय वन डीपली रहता है तो वो किस तरीके से, यहाँ पे एचटीएमएल में एक डिवीजन बनते हैं, ठीक है। डिवीजन मतलब एक कॉलम हो गया, एक सेक्शन हो सकता है, किसी तरीके का एक डिवीजन अलग पार्ट बना के रखा है। अब मान लीजिए एक डिवीजन है ओपन करने का और ये डिवीजन है क्लोज करने का, ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इस ओपन और क्लोज की किस तरीके से देखते हैं, हमने एक डिवीजन बनाया जिसको हमने नाम दे दिया हेडर, ओपन कर दिया, ठीक है। वहां पे क्लोज नहीं करना है, क्लोज बाद में। मान लीजिए इस हेडर के अंदर हमने क्या रखा, एक और डिवीजन रखा, उसके अंदर हमने रखा स्लाइडर। वापस यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हेडर के अंदर एक स्लाइडर डिवीजन है, इस स्लाइडर डिवीजन के अंदर भी एक और डिवीजन होना चाहिए जिसको हम कहेंगे इमेज, ओके। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि हेडर के अंदर स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर इमेज, ओके ओवर, पर आप यहाँ पे चाहते हो कि नहीं मुझे ये जो स्लाइडर है उसके अंदर इमेज और एक वीडियो भी चाहिए, तब आपका क्या रहेगा कि ओके इमेज यहीं पे खत्म हो गई तो डिवीजन क्लोज कर दिया, वापस यहीं से एक डिवीजन शुरू होगा और वीडियो, ओके। यहाँ पे अब वीडियो के अंदर कोई चीज है ऐसी
तो अगर आपके ऐसा लगे कि वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसा पॉइंट दे रखा है या वीडियो के बाद में कुछ भी, तो आपका वो बनता है, तो आप यहाँ पे ऐसे डिवीजन बना सकते हैं। कोई भी बटन हो गया, अब बटन होने के बाद में सब ओवर हो गया कि हाँ बटन के बाद में कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये बटन का बंद हो गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, वापस का आएंगे इसी रो में सीधा नीचे क्लोज डिवीजन। किसका क्लोज हुआ? वीडियो का। अब देखिए इमेज में कुछ भी इन नहीं था, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया गया था कि जो भी इमेज है उसको वहीं पे क्लोज कर दिया। लेकिन डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन, वीडियो डिवीजन के अंदर एक डिवीजन था बटन, इसलिए बटन को क्लोज करने के बाद वीडियो का जहाँ पे रो हो रहा है डायरेक्टली सेकंड अगली नेक्स्ट रो में वहीं पे अपन ने यहाँ पे डिवीजन वापस क्लोज कर दिया। अब बात आ रही है वीडियो बंद हो गया, इमेज बंद हो गई, अब बात आ रही है स्लाइडर की। तो स्लाइडर के लिए ये रहेगा, अब एक स्पेस वापस पीछे आएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से बता दूंगा कि किस तरीके से क्या चीज रहती है। ठीक है, ये बंद हो गया। अब मान देखिए वीडियो बंद हो गया, बटन बंद हो गया, इमेज स्लाइडर बंद हो गया, स्लाइडर के अंदर सारा चीज आ गई। अब आप चाहते हो कि स्लाइडर के बाहर हेडर है, हेडर को क्लोज करना है, तो ऑटोमेटिकली हेडर की ये चीज बंद हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये चीज, तो सेम का सेम प्रोसेस रहता है सीएसएस के लिए। ठीक है, सीएसएस की फुल फॉर्म कुछ है कास्टिंग स्टाइल वगैरह ऐसा कुछ। मतलब क्या रहता है, स्टाइल का कोड रहता है कि जो भी एनिमेशन हो गया, फोंट का कलर हो गया, फोंट की साइज हो गई, या फोंट की फैमिली नेम, जितने भी अपन ने वहां पे वेबसाइट के अंदर डिजाइन रिलेटेड वर्क रहता है वो सीएसएस में रहता है। तो मान के चलिए ऐसा ही कुछ है कि हेडर की सीएसएस है, स्लाइडर वगैरह की। अब इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होगा वो बता देता हूं। ठीक है, अब इसी को सेम को हम इनलाइन सीएसएस में लिखते हैं। पहली लाइन div हेडर होगी, सेकंड लाइन यहीं से शुरू होगी वापस, थर्ड लाइन यहीं से शुरू होगी वापस, फोर्थ लाइन वापस वीडियो की, तो यहीं से शुरू होगी वीडियो। ओके, फिर वापस यहीं से डिवीजन बटन होगा। ओके, फिर बटन की अगर सेम रो में बंद किया है तो सेम रो में बंद होगा, अदरवाइज सेकंड रो में। फिर यहाँ पे वीडियो वापस क्लोज करना है तो वीडियो वहीं पे ऐसे क्लोज होगा। फिर बात आ रही है वीडियो के बाद स्लाइडर की, देन स्लाइडर का सेम, और यहाँ पे हेडर का। ओके, तो इस तरीके से ये इन लाइन में होगा, एक ही रो में होगा। इस तरीके से स्पेसिंग काउंट नहीं होगी, क्योंकि कल भी मैंने बताया था स्पेस हमेशा काउंट होते हैं। तो वो ये नहीं चाहेगा कि एवरी वन लाइन को रो करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग पार्ट को लोड करवाते हैं वो इस तरीके से लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस रहते हैं उनकी भी एक वैल्यू काउंट होती है और उनका भी एक साइज क्रिएट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बूंद से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पानी की अगर एक बूंद है तो उससे आपको क्या लगता है, कुछ नहीं भीगेगा। पर मान लीजिए एक इंजेक्शन में 50 बूंद होगी, तो 50 बूंद अगर एक साथ कहीं पे गिरेगी तो कुछ चीज गीली हो सकती है। फिर एक लोटा, एक बर्तन, उस तरीके से अगर वो चीज बूंद बूंद से अगर सागर बन सकता है या घड़ा बन सकता है, तो इस तरीके से भी ये जो छोटे छोटे स्पेस है वो केबी में काउंट हो जाते हैं। मतलब बिट बाइट से लेकर केबी तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है और इनलाइन सीएसएस में इनको बनाया जाता है कि एक ही रो में शुरू हो। और उसके अलावा यहाँ पे अब एक और चीज भी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी और क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर इसे एक ही रो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे div हेडर लिखा, ये चीज तो गई, हमें इसे यूज नहीं करनी है, पर डेवलपर यही यूज करते हैं। और वो चाहते हैं कि इसको यूज करने का मतलब यह है कि वो इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि स्लाइडर के अंदर क्या है, वीडियो वगैरह की। यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा कि क्या किसके अंदर क्या चीज है। ये तो नॉर्मल इनलाइन सीएसएस हुआ। सेकंड वाला तो और भी अजीब है। ठीक है, एक ही लाइन में लिख रहा हूं, सिर्फ ये फर्क है कि जगह कम है, इसलिए आपको 2-3 लाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये लिखा, ये उसके आगे, ये उसी के आगे, मतलब एक ही लाइन में, ओनली सिंगल रो में
ठीक है। तो सिंगल रो का मतलब क्या रहेगा, जब भी सर्वर से डेटा लोड होगा तो फर्स्ट लाइन लोड होने के साथ ही सारा का सारा डेटा लोड हो जाएगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहेगी, मान लीजिए कुछ टाइम बाद में आपको कुछ चेंजेस करना है, यानी कि ये बटन में कोई लिंक ऐड करनी है, वीडियो हटाना है, इमेज को चेंज करना है, तो आप वन लाइन सीएसएस को किस तरीके से आप चेक करेंगे, वो प्रॉब्लम रह जाएगी। और इन लाइन रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम इनको अवॉइड नहीं करते हैं, जो मैंने आपको बताए थे स्पेसेस वगैरह, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी, हमारी वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से HTML वगैरह हर एक कोडिंग लैंग्वेज में ये रहता है इफेक्ट, लेकिन हम जितना हो सके ट्राई करें कि ये चीज रिमूव करवा सके, पर वो चीज पॉसिबल कम है। ठीक है, लेकिन हो सके उतना हम अवॉइड करवा सकते हैं। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हुई है तो प्लगइन का कमाल है, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और हो गई अवॉइड इनलाइन सीएसएस, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी अगर आप कभी भी यूज करें वर्डप्रेस या किसी भी वेबसाइट में, सबसे पहले बैकअप ले लें। ये प्लगइन भी वार्निंग देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर भाई कोई बड़ी कंपनी कहेगी तो आप मान लोगे और कोई हर कोई कहेगा तो नहीं मानोगे मेरे जैसा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप प्लगइन डाउनलोड करते हो तो वो भी ये डिस्प्ले करवाएंगे कि अगर आप ये जो इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं या जो भी मिनीफाई कर रहे हैं, जो भी चीज, ठीक है, तो वहां पे आप सबसे पहले बैकअप ले लीजिए। बैकअप लेने के साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज हुई अवॉइड इनलाइन सीएसएस के बारे में। फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो कैनोनिकल टैग है। कैनोनिकल टैग यानी कि आपका कंटेंट क्रिएट का जो क्रेडिट रहता है ना, कि हमें क्रेडिट नहीं दिया गया, या फिर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है यूट्यूब वगैरह में, तो मतलब ओरिजिनलिटी इसकी कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने कहा था, गूगल एल्गोरिथम आपको पांडा की पेनल्टी भी देता है कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट यूज किया। तो डुप्लीकेट कंटेंट कैसे हुआ, ठीक है, तो उसमें ये कैनोनिकल टैग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। कैनोनिकल टैग क्या करता है कि जब भी आप अपने यूआरएल को गूगल के पास स्क्रॉल करवाते हैं, गूगल सबसे पहले उसके डेटा को पूरा पढ़कर उसे स्टोर करके देखता है क्या इसमें जितने भी डेटा लिखा हुआ है, यानी कि कंटेंट जितना भी है, क्या वो कहीं से कॉपी किया गया है, क्या कहीं पे ये सबसे पहले अवेलेबल है। अगर हाँ है तो फिर उस यूआरएल से इसने कॉपी किया है, इसलिए इसे डुप्लीकेट प्लेगराइज की पेनल्टी मिलेगी। या फिर मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, पूरा का पूरा कंटेंट आपने लिखा और वो डुप्लीकेट नहीं है, पर जब आपने कैनोनिकल टैग डालकर उसे रिक्वेस्ट दी सर्च इंजन को, तो उसने आपकी वेबसाइट का सारा डेटा रीड किया और उसे स्टोर कर दिया। अब उसने वो डेटा स्टोर कहाँ पे किया है, एक कैनोनिकल टैग के अंदर। और कैनोनिकल टैग आपका 100% वही रहता है जो आपका यूआरएल है, एग्जैक्ट वही रहेगा जो आपका यूआरएल है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी अबाउट अस के अंदर कंटेंट लिखा है, ओके, और अगर आपने वो कंटेंट वेब पेज वेबसाइट से रिमूव करवा दिया, गूगल से रिमूव करवा दिया, तो भी 90 दिन तक अगर कोई भी डेटा यूज करेगा सेम का सेम अबाउट का किसी भी और यूआरएल के साथ, तो भी वो डुप्लीकेट में काउंट होता है। यानी कि गूगल का मिनिमम पीरियड है वो है 45 डेज और मैक्सिमम है 90 डेज। ठीक है, 45 से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर आपका वो कंटेंट डिलीट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्ट मान के चलिए, बड़ी बड़ी बात करें तो 90 दिन तक आपका कंटेंट वेबसाइट गूगल यानी कि सर्च इंजन के पास अवेलेबल रहता है। तब तक अगर आपका कोई भी कंटेंट कॉपी भी करेगा तो वो डुप्लीकेसी में गिना जाएगा। और 90 दिन के अंदर अंदर आप अगर वो कंटेंट वहां पे अपलोड करवा देते हैं और फिर अगर वो पुराने वाला जो भी यूआरएल था वो डिलीट हो जाता है, तो वहां पे वो चीज आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि abc.com का कोई भी आपका कंटेंट है, वो आपने कॉपी कर लिया, अपने पास रख लिया, और अब आपने क्या किया, वेबसाइट को डिलीट करवा दिया। मान लीजिए 60 दिन हो गए और कंटेंट आपका गूगल से डिलीट हो चुका है, ओके। अब आपका कंटेंट फिर भी 30 दिन तक गूगल के पास रहेगा मैक्सिमम, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि रहे, लेकिन कम से कम 45 दिन तक तो आपका डेटा रहता ही रहता है। पर आपने क्या किया, एक xyz.com वेबसाइट बनी, सेम का सेम कंटेंट आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो आपका कंटेंट कॉपी कंटेंट आएगा, क्योंकि पहले से abc.com ने ऐड करवा रखा है। लेकिन जैसे ही सर्च इंजन से abc.com का डेटा रिमूव होगा, आपका xyz.com का डेटा वहां पे यूनिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास पहले जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि आपने रिमूव रिक्वेस्ट दे दी। तो अब वहां पे ओरिजिनल कंटेंट हो चुका है xyz.com का।
इसलिए कहा जाता है कि आप अपने डोमेन को रिन्यू करवा लीजिए वगैरह वगैरह। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने थोड़ा भी गलत लेट किया और कोई इसका फायदा उठा ले, तो मान लीजिए मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैंने ब्लॉग्स कई सारे 500 ब्लॉग थे वो लिखे, और उसके बाद में मान लीजिए वेबसाइट डिलीट हो गई और 2 महीने हो गए, तो कोई भी यूजर अगर उसके पास मेरी वेबसाइट के 500 ब्लॉग्स के डेटा अवेलेबल है तो वो अपलोड कर सकता है 1 महीने यानी 90 दिन तक। तो गूगल कहीं ना कहीं डेटा स्टोर रख सकता है। तो 90 दिन के बाद में अगर वो 500 ब्लॉग अपलोड करता है तो पूरे के पूरे उसके हैं, मेहनत मेरी है या नहीं वो गूगल कभी भी नहीं देखता है, ठीक है। वो एल्गोरिथम के बेस पे काम करता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहां पे ये चीज नहीं हो सकती कि मेरा कंटेंट था और उसने चोरी कर लिया, ठीक है। आप वहां पे सिंपैथी वगैरह भी नहीं ले सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते कि गूगल ने मेरा डेटा उसको दे दिया या वगैरह वगैरह सारी चीज, ठीक है। वो ये यूट्यूब फेसबुक गूगल पे सॉरी यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पे ही हो सकता है कि हाँ मेरा कंटेंट या कॉपीराइट स्ट्राइक हो। यहाँ पे स्ट्राइक कुछ नहीं मिलती है, बस आपका कंटेंट, यानी कि अगर एक सेम कंटेंट आपने लिखा और मैंने भी लिखा, डिट्टो कॉपी है, आप गूगल को रिक्वेस्ट भेजिए कि इसे क्रॉल कीजिए। जिसका कंटेंट सबसे पहले क्रॉल होगा वो हो गया उसका यूनिक कंटेंट, और जिसका 1 सेकंड बाद में भी कंटेंट क्रॉल हुआ है वो उसका डुप्लीकेट में चला जाएगा। तो ये चीज रहती है सर्च इंजन के अंदर कि आपका कंटेंट सबसे पहले अगर उसके पास पहुंच रहा है तो वो फिर उसी का कंटेंट हो गया, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो HTML एरर वैलिडेशन की बात है। HTML की बात करें तो कई सारे एरर रहते हैं, जैसे कि 5 टाइप के इसमें यहाँ पे पॉइंट रहते हैं HTML एरर के, 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx। यहाँ पे 1 से लेकर 5 का मतलब है कि 100 से ऊपर और 199 के बीच में, 200 से लेकर 299, इस तरीके से 500 से लेकर 599 के बीच में जितने भी HTML के अंदर एरर रहेंगी, कोड रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट चलते चलते अचानक से बंद हो जाए तो आपको ये तो डिस्प्ले करवाना चाहिए ना ब्राउजर को कि आपकी कौन सी गलती है, कौन सी एरर है, उस वजह से आपकी वेबसाइट में कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तब आप वहां पे यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब ब्राउजर आपको शो करवाएगा कि आपकी एरर 205 है, 501 है, 303 है, 404 है या 101 है। तो इस तरीके से आपको एरर के बारे में पता चलेगा और आप उस एरर की हेल्प से आप वहां पे वो चीज सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर 450 के रिलेटेड है, 500 के ऊपर है तो वो सर्वर एरर होगी, 400 के ऊपर है तो वो आपकी हो गई वेब पेज के अंदर की एरर, कुछ भी 3 के अंदर हुई तो कोई वो रीडायरेक्शन के रिलेटेड हो सकती है, 200 कुछ और 100 कुछ और है। तो वो मैं आपको जब आगे की क्लास में बताऊंगा तब मैं वहां पे आपको फुली बता दूंगा कि HTTP की जो भी स्टेटस कोड रहते हैं वो किस तरीके के रहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं, वो सारी की सारी चीज मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने इसी के साथ लिखा है पुट ऑन द वेबसाइट। अगर यहाँ पे ये जितनी भी वेबसाइट्स की एरर है उसको हमेशा आप वेबसाइट्स के साथ यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी सर्वर एरर रहती है तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता है। तो वैसे ही 404 है तो पेज नॉट फाउंड की एरर है, तो किस तरीके से कस्टम बनाइए, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाइए उसी को ही कि वहां पे यूजर उस चीज को वापस आपके ऐसा नहीं मानेगा ये पेज तो डिलीट हो गया या ये पेज तो नहीं गलत ब्राउजर पे आ गया वगैरह, गलत पेज पे आ गया। आप उसे वहां पे कन्विंस कीजिए कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, कोई बात नहीं, पर एक बार आप यहाँ पे भी क्लिक करके देखिए तो आपको कोई और पेज मिलेगा। तब यहाँ पे आप हिंदी में नहीं लिखना है 404 पे कि ठीक है आप इस पेज पे आ गए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पेज पे भी आए। मतलब जस्ट कॉल टू एक्शन बटन्स रहते हैं, उसकी हेल्प से वो चीज आप कर सकते हैं। फिर बात आती है 7th नंबर पॉइंट की, वो है 301 रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट्स का मतलब है कि वेबसाइट, अगर एक वेबसाइट बनती है तो उसमें कई तरीके के झपाटे होते हैं। शुरू में डेवलपर बनाता है तो डेवलपर को कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी है और वो पेज यूआरएल बन जाते हैं। कभी कभी वेबसाइट से आपकी क्रॉल भी हो जाती है और बाद में आप सिलेक्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको 301 रीडायरेक्ट्स का यूज करना ही करना है, ओके। और वो हमेशा होता है .htaccess फाइल में। जितने भी कोडिंग रिलेटेड है बात वो आपके फाइल में ही रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ की इसलिए पार्ट नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट के बैकएंड में ही सारा कुछ ऑन पेज एसईओ रहता है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा डीपली माइंड वाला, ठीक है। ज्यादातर को अगर आप पूछेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग पर्सन तो डेवलपर के हवाले कर देते हैं कि रीडायरेक्शन डेवलपर करेगा,
404 एरर डेवलपर करेगा, फिर बात फेविकॉन डेवलपर करेगा। मतलब मेन ये बात रहती है कि डिजिटल मार्केटिंग पर्सन का काम रहता है पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज का पता होना चाहिए। हर एक नया आइडिया, हर एक इम्प्लीमेंट आप क्लाइंट को बताइए, यानी कि सॉरी अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कीजिए, और क्लाइंट या जो भी आपका कस्टमर रहता है उसे पता होना चाहिए कि हाँ जिस डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को मैंने हायर किया है उसे सब कुछ पता है। तो आप डेवलपर को बता सकते हैं कि वेबसाइट स्पीड इसलिए कम है क्योंकि ये 5 मिस्टेक है, तो डेवलपर उस 5 मिस्टेक को सॉल्व करेगा, ना कि उस 5 मिस्टेक को फाइंड करने बैठेगा। फाइंड करने का काम है आपका, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग पर्सन हमारा काम है, ठीक है। तो हमें ये करना है कि कुछ ऐसे एरर्स को फाइंड करना है जो कि डेवलपर सॉल्व करेगा, लेकिन उसके बारे में नॉलेज हमें होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर्वर रिलेटेड एरर हमारा क्या काम? अरे पर आपको पता तो होना चाहिए कि कहां तक आपकी एरर है। मान लीजिए वेबसाइट चलते चलते बंद हो गई, मेरे क्लाइंट तो ऐसा ही है, वेबसाइट बंद हो गई तो हाथों हाथ मुझे पिंग करते हैं, ना कि डेवलपर या किसी और को। क्या हुआ? तो मैं उन्हें पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और एक एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपकी वेबसाइट में ये एरर है, ये इश्यू है, सर्वर पे लोडिंग स्पीड कम है, स्पेस कम है, वगैरह सारी चीज। तो फिर वो उस हिसाब से डेवलपर को कांटेक्ट करते हैं, वेबसाइट में ये इश्यू है, सॉल्व करो। तो एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, सॉल्व करेगा डेवलपर। अगर डेवलपर ही फाइंड करेगा, डेवलपर ही सॉल्व करेगा, तो उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा चला जाता है, ठीक है। क्योंकि डेवलपर इतना R&D किस पे करेगा? अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स पे करेगा या एरर्स फाइंड करने में, ठीक है। तो वो काम ऐसे तो टेस्टर का रहता है, पर हर टाइम टेस्टर को नहीं बिठा सकते ना वेबसाइट पे कि आप देखते रहो। तो टेस्टर भी हर चीज को, अगर बार बार आप एक ही चीज को देखोगे ना, आपको कभी उसमें गलतियां दिखेगी ही नहीं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं 8 पॉइंट, वो है नॉन ट्रिपल डब्ल्यू टू ट्रिपल डब्ल्यू। ओके, इसके बारे में बात करें तो एक चीज, जब शुरू में वेबसाइट आई थी, यानी कि कहते थे कि वेबसाइट वगैरह है अवेलेबल, यानी कि जो भी abc.com जो डोमेन है उसकी शुरुआत हुई, तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज एक आई थी, वो थी ट्रिपल डब्ल्यू, www.google.com, ठीक है। इस तरीके से उसे बोला जाता था, यानी कि जो ये पॉइंट था वो उसे कहते थे वेब। ओके, वेब। फिर इसे नाम भी दिया गया था वेब 1.0। ओके, वेब 1.0 का मतलब था कि एक डोमेन है, उस डोमेन के आगे एक एक्सटेंशन रहेगा जिसका मतलब रहेगा कि वेबसाइट है ये, ठीक है। एक वेबसाइट का सिंटैक्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, वो एकदम एग्जैक्ट रहना चाहिए। अब तो बहुत अपग्रेड आ चुका है, सिक्योरिटी फीचर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वो रहता था ट्रिपल डब्ल्यू का, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है शुरू में ट्रिपल डब्ल्यू देन डॉट google.com, abc.in वगैरह सारे कुछ इंफॉर्मेशन रहती थी, ठीक है, ये चीज। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जिस तरीके से अपग्रेड होते गए, उसमें ये रखा कि नहीं, यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू का क्या काम है, जब मैंने वेबसाइट को गूगल ही बताना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट को लोग सिर्फ google.com के नाम से ही जाने, मुझे ये ट्रिपल डब्ल्यू नहीं चाहिए। तब यहाँ पे ये चीज हुई कि कोडिंग में उन्होंने क्या रखा, नॉन ट्रिपल डब्ल्यू भी रख सकते हैं आप और ट्रिपल डब्ल्यू भी, आपको जो चाहिए वो। ओके, उस तरीके से सिंटैक्स बनते थे। अब इसमें कितने सारे पॉइंट रहते हैं वो भी टेक्निकल एचओ में हम देखेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको यहाँ पे अभी सिर्फ इतना बता दूं कि वेब 1.0 कहा जाता था उसे, और फिर जैसा कि ऑपेज एचओ में आप पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे वेब 2.0, ठीक है। वेब 2.0 का मतलब है कि जो वेब 1.0 था वहां पे ट्रिपल डब्ल्यू एक कॉमन वर्ड था, लेकिन वेब 2.0 को बना दिया गया है एक तरीके से सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन बनाने का काम ये था कि गूगल ने ऐसा रखा कि ब्लॉगर एक वेबसाइट बना दी, उसमें उन्होंने रखा कि एक वेबसाइट तो अपनी रहेगी, लेकिन इस वेबसाइट का सब डोमेन क्रिएट करके यूजर को ना पैसा खर्च करना पड़े और वो एक ब्रांड के साथ में कनेक्ट होके अपनी वेबसाइट, अपना बिजनेस एक धीरे धीरे आगे ले जा सकता है। यहाँ पे ब्लॉगर की सबसे पहले लगभग शुरुआत हुई थी, वहां पे उन्होंने वही चीज यूज की थी, ब्लॉग स्पॉट, और वहां पे जैसे कि ganesh.blogspot.com आपकी वेबसाइट हो गई, मतलब उस वेबसाइट के ऑनर कौन है, पूरी की पूरी वेबसाइट यानी ganesh.blogspot.com का ऑनर मैं हुआ, लेकिन ब्लॉग स्पॉट जो कि डोमेन है उसका ऑनर blogspot.com का मालिक हुआ, ठीक है। तो उसके पास पूरे ऑथर रहेंगे कि गणेश को कभी भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन गणेश के अंदर चेंजेस करने का जो भी क्रेडेंशियल रहेगा वो मेरे पास अवेलेबल रहेगा।
तो ये चीज आपकी वहां पे आपको देखने को मिलेगी वेब 2.0 वगैरह में टेक्निकल इश्यू के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेड क्रम्स के बारे में। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ब्रेड क्रम्स का मतलब है आपका स्लग का जो स्लैश पॉइंट रहता है उसमें आपके जितने डिवाइडर रहेंगे उस हिसाब से आपका ब्रेड क्रम क्रिएट होता है। अगर आपकी एक शॉप कैटेगरी है, शॉप के अंदर मेन, वुमन, चिल्ड्रंस है, फिर मोइन के अंदर फैशन हो चुका है, शर्ट्स हो चुके, वॉचेस, बेल्ट, एसेसरीज हो गई, फिर शूज हो गए, शूज के अंदर आप गए तो फिर और कैटेगरीज अवेलेबल है, कैजुअल, स्पोर्ट शूज, पार्टी शूज, फिर उनके अंदर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरी रहती है उन कैटेगरी को आप ब्रेड क्रम्ब के थ्रू कन्वर्ट करवाते हैं। यहाँ पे आप ये बताते हैं यूजर को कि जिस भी आप वेब पेज के अंदर जाएंगे वो वेब पेज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना हुआ, उसकी एक एसओपी है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर एक और पर्टिकुलर सब कैटेगरी, उस सब कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरी, और फिर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं उस रिलेटेड तो आप एक ऐसी कैटेगरी में जा सकते हैं डायरेक्टली, वहां से आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि टेक्निकल पॉइंट है, वो है एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप का मतलब है कि वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेज हैं उनको आप बॉट के थ्रू, रोबोट के थ्रू आप सर्च इंजन को बता दें कि वेबसाइट के अंदर इतने वेब पेज अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन सबसे पहले आपके साइट मैप पे जाएगा, यानी कि एक्सएमएल साइट मैप। साइट मैप दो तरह के होते हैं, एचटीएमएल और एक्सएमएल। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, वहां पे आपको मैंने ये भी बताया था, वेब कौन सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था, हाँ, वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल साइट मैप, एचटीएमएल साइट मैप के बारे में। तो वहां पे आपको पता ही है कि साइट मैप क्या रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक्सएमएल साइट मैप का मतलब है जो भी आपका ब्राउजर रहता है, सॉरी क्रॉलर रहता है, उस क्रॉलर को ये बताना है कि इस वेबसाइट के अंदर इतने वेब पेज है तो इनको डायरेक्टली क्रॉल कर ले, ना कि एक वेब पेज पे जाए उसकी जितनी भी लिंक्स है उन्हें अलग से क्रॉल करें, फिर कोई ऐसी लिंक्स आएगी जिनको पहले से क्रॉल कर रखा है, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसको तो मैंने क्रॉल कर लिया था, फिर ये बार बार क्यों वापस क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक्सएमएल साइट मैप का यूज किया जाता है, तो आप इजीली वो चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज तो आज हमने पढ़ ली टेक्निकल पॉइंट के अंदर। फिर उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलरिया आप सबसे विदा लेता हूँ।